मैं विभा मिश्रा कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य संकाय के लिए प्रश्न बैंक पार्ट 2 को लेकर पुनः उपस्थित हूँ। आज देखेंगे यूनिट 6 से यूनिट 10 तक के एक अंक के प्रश्न। तो प्रारंभ करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति यूनिट 6 से देखेंगे एक अंक के प्रश्न के अंतर्गत। तो पहला है स्टॉक एक विशेष खाली स्थान पर मापी गई मात्रा होती है। तो स्टॉक एक समय बिंदु पर मापी गई मात्रा होती है। समय बिंदु यानी किसी निश्चित तिथि भी हो सकती है। स्टॉक के साथ एक होता है प्रवाह। तो प्रवाह जो होता है वो समय अवधि के अंतर्गत मापी गई मात्रा होती है, लेकिन यहाँ स्टॉक पूछा है, स्टॉक का संबंध समय बिंदु से होता है। फिर दूसरा है मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं यानी जिनका ना तो वो कच्चे माल के रूप में मानी जाती है और ना ही वो अंतिम वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में मानी जाती हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका कि हम आगे भी उत्पादन के लिए प्रयोग में करते हैं, जैसे कपास, कपड़ा, शर्ट। तो बीच में जो कपड़ा है वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा, क्योंकि कपड़े से फिर आगे हम शर्ट बना सकते हैं। वो शर्ट जो है वो उपभोक्ता वस्तु कहलाएगी या अंतिम वस्तु कहलाएगी। फिर तीसरा है मूल्यह्रास स्थायी संपत्तियों के उपयोग से होने वाली टूट फूट के कारण होने वाली हानि है। चौथा परिवार द्वारा खरीदी गई कार, ये अंतिम वस्तु कहलाती है, या हम इसे उपभोक्ता वस्तु भी कह सकते हैं। फिर पांचवा राष्ट्रीय आय के आकलन में हस्तांतरित भुगतान शामिल नहीं रहते हैं। आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में वैकल्पिक प्रश्न है। पहला है मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। तो प्राथमिक कार्य दो होते हैं, एक विनिमय का माध्यम, एक मूल्य का मापन। तो यहाँ ऑप्शन के अंतर्गत मूल्य का मापन जो है वो उसका सही उत्तर है। फिर दूसरा भारत का केंद्रीय बैंक है। तो भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका सही उत्तर है आ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। तीसरा 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है। तो 1 रुपये का नोट, इसका उत्तर है सा भारत सरकार। भारत सरकार का वित्त विभाग जो है वो 1 रुपये के नोट को निर्गमित करता है, जिस पर सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी जो नोट है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्गमित करता है। चौथा जनता का बैंक कौन सा होता है? तो इसके अंतर्गत इसका सही उत्तर है आ व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक जो होता है वो जनता का बैंक, अर्थात इसमें जनता व्यक्ति जो होते हैं वो अपने अकाउंट इसमें खुलवाते हैं, खाता खुलवाते हैं, और व्यापारिक बैंक का जनता से सीधा संपर्क होता है। फिर पांचवा व्यवसायिक बैंक, इसके ऑप्शन है नोट निर्गमन करते हैं, ग्राहकों की जमा स्वीकार करते हैं, ग्राहकों को ऋण देते हैं। फिर दा में है बा एवं सा, तो इसका उत्तर होगा दा वाला, यानी बा और सा ग्राहकों की जमा भी स्वीकार करते हैं व्यवसायिक बैंक, और ग्राहकों को ऋण भी देते हैं। रिक्त स्थान मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान केंद्रित है। दूसरा मुद्रा के प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन, ये दोनों मुद्रा के प्राथमिक कार्य माने गए हैं। तीसरा ट्रस्टी की भूमिका निभाना बैंक का अभिकर्ता संबंधी कार्य है। बैंक के अभिकर्ता संबंधी कार्य के अंतर्गत ट्रस्टी के रूप में भी वो कार्य करता है। फिर आरबीआई बैंक का नोट निर्गमन पर एकाधिकार है। आरबीआई बैंक का नोट निर्गमन पर एकाधिकार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको अकेले उसको ही एक अधिकार प्राप्त है जो कि नोट निर्गमित करता है। पांचवा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक कहलाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक होता है। सत्य असत्य बताइए। पहला है केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, तो ये सही है। केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा गया है। जितने भी बैंक होते हैं व्यापारिक बैंक, उन सबका उनके मुखिया के रूप में केंद्रीय बैंक होता है। उनको जब भी ऋण की आवश्यकता होती है वो केंद्रीय बैंक से ले सकते हैं, तो वो केंद्रीय बैंक जो है वो बैंकों का बैंक भी कहा गया है। दूसरा है केंद्रीय बैंक सरकार को ऋण प्रदान करता है, ये भी सही है। सरकार को जब ऋण लेने की आवश्यकता होती है तो वो केंद्रीय बैंक से लेता है। तो केंद्रीय बैंक जो बैंकों का बैंक भी है और सरकार का बैंक भी है। फिर व्यापारिक बैंक साख सृजित करते हैं।
ये भी सही है। व्यापारी बैंक जितनी अधिक मुद्रा का व्यवसाय करेंगे उतनी ही उनकी ऊंची साख होगी। चौथा, मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामिनी है। तो ये कथन भी सही है कि जब हम मुद्रा को साधन के रूप में प्रयोग करेंगे तो वो एक अच्छी सेवक रहेगी, लेकिन जब हम उसको साधन की जगह ऐसे रूप में प्रयोग करने लगेंगे कि मुद्रा के लिए ही व्यक्ति जीने लगता है या कुछ बुरे कृत्य भी करने लगता है, यानी उसको केवल साध्य मान लेता है, मुद्रा के लिए ही जीता है, मुद्रा के लिए कुछ गलत कार्य भी करने लगता है, तब वो एक बुरी स्वामिनी के रूप में हो जाती है। तो ये कथन है मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है, तो ये दोष भी होता है मुद्रा का एक। तो ये सही है, सत्य है। फिर पांचवा, व्यापारिक बैंक के पास प्राथमिक जमाएं नहीं होती हैं, तो ये असत्य है। व्यापारिक बैंक के जो ग्राहक होते हैं, जो खाता खोलते हैं, जो नगद या चेक के रूप में जो भी जमा करते हैं, तो जनता से जो प्राप्त जमाएं होती है वो व्यापारिक बैंक की प्राथमिक जमाएं कहलाती है। यहाँ कहा गया प्राथमिक जमाएं नहीं होती है, तो ये असत्य है। सही जोड़ी पहला है जमा स्वीकार करना, तो इसका सही उत्तर है व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक जो होता है वो जनता की जमा स्वीकार करता है। फिर दूसरा है जनता का बैंक, तो ये भी व्यापारिक बैंक है। तीसरा है सरकार का बैंक, तो सरकार का बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम आरबीआई शॉर्ट में कहते हैं। फिर मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य का मापन। फिर पांचवा है प्राचीन भारत के सिक्कों को दाम कहा जाता था। आगे यूनिट 8 के एक अंक के प्रश्न देखेंगे। तो यूनिट 8 के अंतर्गत पहला प्रश्न है राजस्व बजट में शामिल है। यूनिट 8 में आय व रोजगार का निर्धारण है, ये तो अपना डिलीटेड सिलेबस के अंतर्गत है। इस वर्ष कोरोना काल में ये सिलेबस कम किया गया है, तो यूनिट 8 में से कुछ भी नहीं आएगा। यूनिट 9 के अंतर्गत हम एक अंक के प्रश्न देखेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है राजस्व बजट में शामिल है सरकार की राजस्व प्राप्तियां, सरकार का राजस्व व्यय, सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां और दा है दोनों आ और बा। तो इसका उत्तर है दा, दोनों आ और बा, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। फिर सरकार द्वारा उधार लेना है, तो सरकार के द्वारा उधार लेना है, इसका सही उत्तर है बा, पूंजीगत प्राप्ति। तीसरा, वे राजस्व प्राप्तियां जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती हैं, वे कहलाती है गैर कर प्राप्तियां। जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है वो गैर कर प्राप्तियां। चौथा, उस कर को क्या कहा जाता है जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, तो ये कहलाते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिन पर लगाया जाता है, वही व्यक्ति उसका भुगतान करते हैं। पांचवा, बजट को आधिक्य का बजट कब कहा जाता है, इसका उत्तर है सा, आधिक्य का बजट, जिसे हम बचत का बजट भी कहते हैं। सा में अनुमानित प्राप्तियां जब अधिक होंगी और अनुमानित व्यय कम होंगे, तब वो आधिक्य का बजट कहलाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति, पहला है संपदा कर, एक संपत्ति कर जिसे हम भी कहते हैं, तो संपदा कर एक प्रत्यक्ष कर कहलाता है। दूसरा, ऋण पर ब्याज मिलना एक पूंजीगत प्राप्ति है, इसका सही उत्तर है पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत आता है। फिर पूंजीगत व्यय, यह दीर्घकालीन अवधि के लिए किए जाते हैं। चौथा, अनुमानित व्यय बराबर अनुमानित आय है, यहाँ पे संतुलित बजट कहलाता है। संतुलित बजट में अनुमानित व्यय और अनुमानित आय जो होते हैं वो बराबर होते हैं। पांचवा, घाटे का बजट बराबर अनुमानित आय माइनस, अब यहाँ अनुमानित व्यय ही लिखा हुआ है, क्योंकि यदि हम देखें तो घाटे के बजट में क्या होता है कि अनुमानित व्यय अधिक होते हैं और अनुमानित आय कम होते हैं। तो यदि यहाँ अनुमानित आय में से अनुमानित व्यय घटाएंगे तो अनुमानित व्यय अधिक ही आने चाहिए, जब तभी वो घाटे का बजट कहलाता है। फिर सही जोड़ी वृद्धावस्था पेंशन भुगतान, इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, तो दूसरे से शुरू करते हैं इसको। तो दूसरा जो है पूंजीगत व्यय, तो पूंजीगत व्यय ये आएगा योजना व्यय। दूसरा जो पूंजीगत व्यय है इसका मैच करता है क्या, योजना व्यय। फिर तीसरा है कर राजस्व, कर राजस्व राजस्व प्राप्ति। फिर चौथा उधार लेना, यह है
पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत जो उधार लेते हैं पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इसकी अदायगी भी होती है। फिर पांचवा है कानून एवं व्यवस्था, ये होगा गैर विकासी व्यय। अब इसको पहला मैंने छोड़ा हुआ है वृद्धावस्था पेंशन भुगतान, और यहाँ अंश पत्रों में विनियोग, जो अंश पत्रों में विनियोग है ये वैसे पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आता है, और मुझे लगता है वृद्धावस्था पेंशन भुगतान ये भी गैर विकासीय व्यय हो सकता है। तो इसको मैं आपके लिए छोड़ दे रही हूँ, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे सत्य असत्य बताइए। ऋण की वसूली पूंजीगत प्राप्ति होती है, तो ये सही है, सत्य है ये। फिर भारत में सरकारी बजट केवल केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये भी सत्य है। बजट सरकार की आय व्यय का विवरण होता है, ये भी सत्य है। चौथा, राजस्व प्राप्तियों में कर प्राप्तियां तथा गैर कर प्राप्तियां दोनों को शामिल किया जाता है, ये भी सही है। फिर सरकार की अनुमानित सरकार की अनुमानित आय अधिक और सरकार की अनुमानित व्यय होने पर आधिक्य का बजट कहलाता है, यानी सरकार की अनुमानित आय जब अधिक और अनुमानित व्यय कम तो वो आधिक्य का बजट कहलाता है, तो ये सही है, आय अधिक व्यय कम तो आधिक्य का बजट कहलाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यूनिट 10 से। एक अंक प्रश्न के अंतर्गत पहला है विदेशी विनिमय दर किसी मुद्रा की कीमत को व्यक्त करती है, तो इसका उत्तर है अन्य मुद्रा के रूप में। किसी एक देश की मुद्रा की कीमत को अन्य देश की मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, वो विदेशी विनिमय दर भी कहलाती है। फिर सरकार द्वारा निर्धारित विनिमय दर को कहा जाता है, इसका उत्तर है स्थिर विनिमय दर। तीसरा, भुगतान संतुलन में शामिल हैं, इसका सही उत्तर है दृश्य एवं अदृश्य मदें। इसमें दृश्य मदें और अदृश्य मदें दोनों शामिल होती हैं, वो भुगतान संतुलन कहलाता है। फिर चालू खाते की मद है, इसका सही उत्तर है ब्याज एवं लाभांश। नई व्यापार नीति की घोषणा की गई सन 1991 में। रिक्त स्थानों की पूर्ति, पहला है इसमें आएगा भुगतान। भुगतान संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों मदों को शामिल किया जाता है, दोनों मदें शामिल रहती हैं। दूसरा, व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, फिर चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय। तीसरा, जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में घटा दिया जाता है तब यह मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। चौथा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के संकट के समय सहायक होता है। विभिन्न देशों में संकट आता है तो हम दूसरे देशों से व्यापार में मदद ले सकते हैं, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। फिर पांचवा, लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली में किसी भी मौद्रिक सत्ता या सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता। तो लोचपूर्ण जो विनिमय दर होती है इसमें सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता, ये अपने आप जो है वो तय होती है। सत्य असत्य, भुगतान संतुलन खाता अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को प्रतिबिंबित करता है, तो ये सही है कि किसी भी देश की आर्थिक विकास क्षमता को यदि हम देखना चाहें तो भुगतान संतुलन से हमें सही पता चलता है, क्योंकि उसमें दृश्य अदृश्य दोनों मदों के भुगतान को लेकर समझा जा सकता है। दूसरा, व्यापार संतुलन किसी देश की सेवाओं के निर्यात तथा सेवाओं के आयात के बीच अंतर है। व्यापार संतुलन किसी देश की सेवाओं, इसमें सेवाओं शब्द लिखा हुआ है, तो जबकि व्यापार संतुलन में सेवाएं नहीं आती, इसमें केवल दृश्य मदें आती हैं, माल एवं वस्तुएं, तो ये असत्य है क्योंकि सेवाओं के निर्यात और आयात का अंतर लिखा हुआ है, तो ये असत्य होगा। फिर नई व्यापार नीति की घोषणा 1991 में की गई, ये सही है। व्यापार संतुलन सदैव संतुलित रहता है, तो ये असत्य है। भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है और व्यापार संतुलन जो है वो प्रतिकूल हो सकता है, होता है। फिर पांचवा, भुगतान संतुलन में केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, तो ये असत्य है। जैसा अभी अपन ने देखा था कि भुगतान संतुलन में दृश्य मदों के साथ साथ अदृश्य मदों को भी शामिल किया जाता है। चौथा, सही जोड़ी, जैसे पहला है आंतरिक व्यापार, तो इसका होगा एक देश की सीमा के अंदर, एक देश की सीमा के अंदर जो व्यापार किया जाता है वो कहलाता है आंतरिक व्यापार। दूसरा, भुगतान संतुलन सदैव रहता है संतुलन में, तो भुगतान संतुलन जो होता है वो संतुलन में होता है, व्यापार संतुलन में नहीं होता है। तीसरा, विदेशी व्यापार
इसका उत्तर होगा एक से अधिक देशों के बीच। जब हम एक से अधिक देशों के बीच जो व्यापार करते हैं उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। अवमूल्यन, इसका होगा देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में कम होना। जब एक देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा के मूल्य में कम हो जाता है उसे हम कहते हैं अवमूल्यन। फिर चालू खाते की मदें, यह है आयात और निर्यात। तो ये अपने पूरे 10 यूनिट तक के 1 अंक के प्रश्न पूरे हल हुए। उम्मीद है सभी का कोर्स भी हो गया होगा। तो 1 अंक के प्रश्न हमें ये तैयार करना है। अगले वीडियो में 2 अंक के प्रश्न को लेकर मैं पुनः आपके समक्ष हाजिर होंगी। धन्यवाद।